नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 15 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। 15 जुलाई है आज और आपका 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। मात्र 58 डेज बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। 58 दिन गिन के है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। एग्ज़ाम उसी तिथि को होगा और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, तो कृपया करके इस तरह के न्यूज़ और अफवाहों से भी बचें। क्या सब न्यूज़ है आज? तो बहुत सारे हैं, जिसमें हम लोग आज DGCA के जो आदेश हैं, जिसमें कहा गया कि जितने भी बोइंग के फ़्लाइट्स हैं, आपको पता होगा कि एयर इंडिया के फ़्लाइट दुर्घटना के पश्चात से बोइंग के फ़्लाइट्स जो हैं उसमें सुरक्षा मानकों को बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से AAIB ये एक संस्था है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इस संस्था का एक रिपोर्ट आया, जिसमें ये रिपोर्ट जो है ये तात्कालिक रिपोर्ट है, एक तरीके से माना जा रहा है प्राथमिक ये रिपोर्ट है, जिसमें कुछ मुख्य कारणों को दिखाया गया कि जिस कारण से संभावना जताई गई है कि एक्सीडेंट हुआ होगा। फाइनल रिपोर्ट आने में कम से कम 1 साल का समय लगता है, लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट होता है उसको 1 महीने के अंदर पब्लिश करना ही होता है। तो पब्लिश किया गया है और उसमें ये पता चला कि पायलट की गलती से या किसी भी कारण से, टेक्निकल फॉल्ट के कारण से फ्यूल के जो स्विच हैं जिससे इंजन में फ्यूल की सप्लाई होती है वो अचानक से बंद हो गए। इसी को हम लोग आज समझेंगे, AAIB को समझेंगे। बाकी फ़्लाइट की टेक्निकलिटी में जाना सही नहीं होगा, वो हमारे एग्जामिनेशन का वो हिस्सा नहीं होगा। कोई अगर आपको पढ़ा रहा है तो दिन दहाड़े आपका जेब काट रहा है, वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में, हमारे सिलेबस से आउट ऑफ चीज़ें हैं। तो पहला टॉपिक तो वही होगा। दूसरा टॉपिक जो होगा वो है कि निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया है एक बहुत ही विभिन्न संस्था के बारे में, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुई हैं जिनका निधन हो गया है, सरोजा देवी उनका नाम है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और डिटेल टॉपिक है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को लेकर के जो मंत्रालय है, बिजली मंत्रालय है, इलेक्ट्रिसिटी वाली मंत्रालय है, उसने जारी किया है कि कुछ जो पावर प्लांट्स है उसमें सल्फ़र का उत्सर्जन किस प्रकार से कम हो, इसको लेकर के बहुत ही हार्ड दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इन सभी न्यूज़ को देखेंगे एक एक करके डिटेल में, तो कृपया अंत तक देखिएगा वीडियो को, और अंत में आपको MCQ भी मिल जाएगा, ओके। एक छोटा सा अपडेट ये है कि आज 15 जुलाई है और आज से ही 72 BPSC का डिटेल आंसर राइटिंग मेंस को लेकर के और प्रीलिम को लेकर के गाइडेंस प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको टारगेट मिलेगा डेली का, और डेली का आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा मैं, मॉडल आंसर मिलेगा, इवैल्यूएशन होगा, और वीकली आपको MCQ भी मिल जाएगा, जो भी टॉपिक आप लिखेंगे उनसे संबंधित। तो जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, इतना तो मैं इस बार गारंटी देकर कह सकता हूँ। जो जुड़े हैं उनके फीडबैक भी शेयर ज़रूर करूँगा आने वाले समय में आपसे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैसे जुड़ते हैं? कुछ नहीं, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मुझे डिस्क्रिप्शन में रहता है, मैं आपको ऐड कर दूँगा। देखिए आज का पहला न्यूज़, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये एक संस्था है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सामान्य बात करके आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। इसने एक प्राइमरी रिपोर्ट जारी किया जिसमें ये बताया गया, इस प्राइमरी रिपोर्ट में कहा गया कि फ़्लाइट में जहाँ पर पायलट बैठते हैं, ये दोनों पायलट बैठे हुए हैं, ये दोनों पायलट बैठते हैं, इसके बीच में यहाँ पर 2 स्विच होता है जो फ्यूल का कनेक्शन इंजन से ऑन एंड ऑफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये मैनुअली ही हो सकता है, ये हाथ से ही हो सकता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल नहीं होता है, मैनुअली इसको किया जाता है। एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी है फ्लाइट की सुरक्षा संबंधित, उसने रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उसने बताया था कि फ्यूल के जो स्विच हैं ये माल फंक्शन भी किया जा सकता है, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी आ सकती हैं, ये अपने आप भी स्विच ऑफ स्विच ऑन हो सकता है, इस प्रकार के संकेत दिए गए थे। लेकिन वो संकेत दुनिया में किसी भी एयरक्राफ्ट के द्वारा लागू नहीं किया गया, क्योंकि ये सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण से अब जो रिपोर्ट आए हैं उसमें कॉकपिट जहाँ पर पायलट बैठे होते हैं, ब्लैक बॉक्स में इसका रिकॉर्डिंग है। इसमें एक पायलट दूसरे से कह रहे हैं कि आपने फ्यूल का स्विच क्यों बंद किया। स्पष्ट नहीं है कि किस पायलट ने किससे कहा है। दूसरे ने कहा कि मैंने बंद नहीं किया है, इतना ही आवाज़ है। इसी को इस रिपोर्ट में बताया गया है। एक बार ऑफ होता है फिर ऑन होता है,
ये दोनों चीज़ें होती है, ऑफ ऑन ये दोनों घटनाएं घटित होती हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें उठती हैं। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा बोइंग जैसी बहुत बड़ी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक, ये कंपनी है जो इंजन बनाती है किस चीज़ का, तो फ्लाइट का। देखिए फ्लाइट का या बड़े बड़े इंजन बनाने का दुनिया में बहुत सारी लीडिंग कंपनियों में दो कंपनियां बहुत मेन मानी जाती है। एक रॉल्स रॉयस, आपने सुना होगा, वो केवल लग्जरी कार नहीं बल्कि कार से ज़्यादा इंजन बनाती है दुनिया भर में, रॉल्स रॉयस। तो रॉल्स रॉयस हो गया या जीई हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां इंजन भी बनाती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन कंपनियों को बचाने के लिए भी इस प्रकार के जो रिपोर्ट हैं वो तैयार किए गए हैं। लेकिन ये एक आरोप है, ये केवल आरोप है, ये भी मान करके चलिएगा। फाइनल रिपोर्ट आने में बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है और कम से कम 1 साल का समय तो मिनिमम लगता है, 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। बहुत डिटेल में जांच प्रक्रिया होती है, दुनिया भर के एक्सपर्ट शामिल होते हैं। अमेरिका की बोइंग कंपनी है तो वहाँ की टीम भी शामिल है, ब्रिटेन के लोग मरे हैं तो वहाँ की टीम भी शामिल है, कनाडा के लोग मरे हैं तो वहाँ की टीम भी शामिल है, जो इंजन जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया वो टीम भी शामिल है, एयर इंडिया की भी टीम है, भारत सरकार की भी टीम है। इतने सारे लोगों के द्वारा जांच किया जा रहा है। आपसे सवाल क्या पूछेगा, आपसे सवाल फ्लाइट के टेक्निकल चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ये भ्रम है, ये झूठ है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें करवा रहा है तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें, बस लोगों को बहलाने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। ये पढ़ने के लिए, अपने पढ़ने के लिए नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा AAIB के बारे में कि क्या है ये संस्था, किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार की मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। भारत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्था है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इस संस्था को बनाया गया है ताकि इसके जांच पर दुनिया की कोई भी एजेंसी सवाल ना खड़ा कर सके। इस लेवल की प्रोफेशनल तरीके से जांच करती है ये संस्था, ऐसा माना जाता है। जो विमान दुर्घटना, गंभीर घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार है, यह ब्यूरो भारत के हवाई क्षेत्र में होने वाली विमान दुर्घटना और सुरक्षा संबंधी घटनाओं की निष्पक्षता से जांच करता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसका कब स्थापना किया गया? AAIB 30 जुलाई 2012 को भारत सरकार द्वारा की गई थी स्थापना, ताकि विमान दुर्घटना जांच को नियामक कार्य जैसे DGCA द्वारा किए जाने वाले से अलग किया जा सके। पहले ये DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, उसी के द्वारा पहले जांच किया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने 2012 में डिसाइड किया कि फ्लाइट दुर्घटना की जांच के लिए एक अलग से संस्था होनी चाहिए, तो AAIB को उसी के दौरान बनाया गया। और इसमें सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो फ्लाइट के इंजीनियरिंग से लेकर के, उड़ने से लेकर के, पायलट के लिए जो एयरक्राफ्ट साइकोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है। एयरक्राफ्ट साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो इस चीज़ की जांच करते हैं कि जो फ्लाइट चला रहे थे पायलट, वो मानसिक रूप से सही थे या नहीं थे। क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं भी दुनिया में सामने आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एयर इंडिया के पायलट है, नहीं, बहुत ही कुशल और बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे ये। 9000 घंटे से ज़्यादा का उड़ान का अनुभव था इनके पास में। उम्र भी 53-54 साल की उम्र में थी। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से अनफिट थे, नहीं, दोनों ही मानसिक रूप से फिट थे। लेकिन दुनिया में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जहां पर पायलट ने अपने मृत्यु के कारण से पूरे फ्लाइट को क्रैश करवा दिया है। एक जर्मनी का भी इंसिडेंट है जहां पर इस तरह की चीज़ें देखी गई। इसलिए फ्लाइट के लिए जो एविएशन साइकोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है, वो भी शामिल होते हैं इसके जांच में। इससे पहले विमान दुर्घटना जांच का कार्य डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एयर सेफ्टी डे डायरेक्टरेट द्वारा किया जाता था, जो नियामक और जांचकर्ता दोनों की भूमिका निभाता था। यह दोहरी भूमिका संभावित पक्षपात के जोखिम पैदा करती थी। इसलिए दुनिया भर का विश्वास बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से ही संस्था गठित कर दी, DGCA से अलग करके। जो स्वतंत्र संस्था है उसका नाम है AAIB। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये हर छोटे बड़े फैक्ट आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछे जा सकते हैं। AAIB की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों और अनुशासित प्रथाओं के अनुपालन में की गई, जो जांच में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। और इसकी स्थापना इस आदेश के द्वारा किया गया। 2012 में इसको लागू भी कर दिया गया है। 2017-2021 के नियमों में संशोधन किए गए। AAIB को मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय घोषित किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसका एक संलग्न कार्यालय है, उसका एक संलग्न स्वतंत्र कार्यालय है। AAIB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विमान दुर्घटनाओं को, गंभीर घटनाओं की जांच करना,
न कि दोषारोपण करना या कानूनी दायित्व तय करना। ये जांच करता है। इसका फोकस सुरक्षा में सुधार, भविष्य की घटनाओं में रोकथाम पर है, यानी कि ये फ्लाइट सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठा सकता है अगर इसके जांच में आता है। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट के बाद ही जांच करेगा, एक्सीडेंट से पूर्व भी अगर किसी जांच में किसी प्रकार के सेफ्टी को लेकर इशू शुरू हो रहा है तो उसको लेकर भी ये सवाल उठा सकता है, बता सकता है। या भारत के हवाई क्षेत्र में भारत पंजीकृत विमान की कहीं भी होने वाले दुर्घटना की जांच करता है, जैसे कि 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 7 में वर्णित किया गया है। एआईबी दुर्घटनाओं, गंभीर घटनाओं, सामान्य घटनाओं को वर्गीकृत करता है कि दुर्घटना, गंभीर घटना, सीरियस इंसिडेंट और सामान्य घटना में इसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करके फिर उसकी जांच करता है। ठीक है, जैसे ब्लैक बॉक्स, इसके बारे में बता चुका हूं आपको। फ्लाइट डेटा, गवाह, बयान, सब चीज़ों को एकत्रित करता है, उसके पश्चात अपनी जांच रिपोर्ट पेश करता है। जांच प्रक्रिया क्या है? दुर्घटना या गंभीर घटना की सूचना मिलने पर एआईबी नियम 11/2017 के नियम के तहत एक मुख्य जांचकर्ता या जांचकर्ताओं की टीम नियुक्त की जाती है, जिसमें बहुत सारे शामिल होते हैं। प्रारंभिक सूचना संबंधित देश जैसे पंजीकरण, संचालन, निर्माता, डिजाइन के देश, इंजन कहाँ पर बना, फ्लाइट इंजीनियर, एविएशन, मेडिसिन विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट, सभी को शामिल किया जाता है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है और सुरक्षा से संबंधित सुझाव भी दिए जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो ये रिपोर्ट आया है एआईबी का कि भाई फ्यूल बटन जो हैं ये ऑन ऑफ हुए थे उस फ्लाइट में, अब किसी को भी नहीं पता क्योंकि दोनों पायलट तो हैं नहीं, अपनी जो गवाही देने के लिए उन्होंने नहीं किया था। हालांकि उसमें बोलते हैं, एक पायलट पूछता है कि भाई आपने स्विच बंद क्यों किया, तो जो पूछ रहा है निश्चित तौर पर उसने बंद नहीं किया होगा। दूसरा कह रहा है कि मैंने बंद नहीं किया, ये स्पष्ट सुनाई दे रहा है, यानी कि उसने भी बंद नहीं किया। और अगर बंद किया होता जानबूझकर तो फिर चालू क्यों करता, क्योंकि बंद होने के बाद फिर से चालू हुए हैं ये, है ना। जांच का दायरा, जैसे दुर्घटना जिसमें मृत्यु, गंभीर चोट, विमान को नुकसान या लापता होना शामिल है। गंभीर घटनाएं, दुर्घटना के करीब होने की स्थिति हो, विमान का वजन 2250 किलोग्राम से अधिक या टर्बोजन विमान हो, एआईबी जांच करता है इसकी। सामान्य घटनाएं 2250 किलोग्राम से कम वजन वाले विमान के लिए डीजीसीए जांच करता है, लेकिन एआईबी को परिस्थितियों के आधार पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जो छोटे विमान होते हैं, मान लीजिए कोई टोही विमान है, कोई ट्रेनिंग विमान है, तो वो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जांच एआईबी डायरेक्ट नहीं करती है। बड़ी दुर्घटना, गंभीर दुर्घटनाओं की जांच एआईबी करती है। जैसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना हुआ फ्लाइट का कौन सा, तो अभी अहमदाबाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो हुआ है, क्रैश हो गया था। महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से? एआईबी ने कई उल्लेखनीय मामलों की जांच की है, जैसे यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको, बहुत सारे हैं। दुर्गापुर में 2022 में उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जम्मू कश्मीर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो अभी हुआ है, इन सभी की जांच इसी के द्वारा किया जा रहा है। अब इसके बारे में ज़रा बेसिक जानकारी लेते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, मुख्यालय नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थित उड़ान भवन में है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। विशेषज्ञ बहुत सारे शामिल होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसके बारे में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, बाकी आलोचना वगैरह है तो वो इससे जुड़े हुए किसी संस्था की आलोचना करने के लिए जल्दी नहीं पूछा जाता। इस प्रकार की संस्था का आपसे संवैधानिक कोई संस्था है तो उसकी चुनौतियाँ ये पूछा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की संस्था की आलोचना के लिए आपको नहीं बोला जाएगा। बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, मेंस में भी हो सकता है पूछा जाए, तो इसको जरूर याद रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट बाय जीसीसी इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू गो अप 2.8 मिलियन बाय 2030, ये इन्होंने कहा है। कोई भी छोटा से छोटा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कहा जाता है कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 28 लाख नौकरियां सृजित हो जाएंगी, लेकिन हो नहीं पाती हैं। खैर हमारा काम क्या है, तो भाई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी क्या है और क्या ये न्यूज़ है, इसको ज़रा डिटेल में समझना हमारा काम है। तो जीसीसी को हम लोग समझेंगे, इसके बारे में प्रीलिम मेंस दोनों जगह पर आपसे पूछा जा सकता है। ये भी मेंस से पूछा जा सकता है कि हाल ही में जीसीसी चर्चा में रहा है, इसके बारे में बताइए। हो गया मेंस का सवाल, लिखिए जरा बैठ करके। 72 वाले तो लिख ही सकते हैं ना, लिखिए जरा बैठ करके जीसीसी क्या है। अभी से ही तो 72 की करनी होती है गुरु। पिछले साल जिनको 71 का शुरू करवाया था मैंने, अब जाके उन्होंने थैंक यू बोला कि बहुत अच्छा टारगेट देकर पढ़ा। बिना टारगेट के अगर आप पढ़ते तो भटकेंगे आप। कोचिंग वाले मेंस की तैयारी नहीं करवाते, इतना तो मैं भी जानता हूँ। चलिए आ जाइए यहाँ पर, तो लिखने का प्रयास कीजिएगा कि जीसीसी क्या है और इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखिए। तो इसी प्रकार छोटा सवाल बना करके लिखिए अब जरा क्या है। इन्होंने कहा कि 28 लाख जॉब क्रिएट होंगे। इन्होंने बोला कि फ्यूचर्स 500 कंपनियों में लगभग आधी ने भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए हैं
वर्तमान में भारत में जीसीसी द्वारा लगभग 2.16 मिलियन पेशेवरों को रोजगार दिया जाएगा। पेशेवर यानी कि हाईली स्किल्ड लोग जो हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। अनस्किल्ड और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए रोजगार सृजन की बात इसमें नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि भाई कम पढ़े लिखे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में भारत में बेरोजगारी मौजूद है। भारत में बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। ग्रेजुएट लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं इस देश में। कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल भी रहा है। पिछले 5 वर्षों में इस रोजगार की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर इन्होंने बताया कि 11% रही है और इसी गति से बढ़ता रहा। 2030 तक लगभग 28 लाख लोगों को ये रोजगार देगा, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि 2030 तक 280 मिलियन नौकरी के लक्ष्य को बहुत संरक्षित संख्या बताया गया है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न कारकों के आधार पर वास्तविक वृद्धि इस आंकड़े से अधिक हो सकती है। इन्होंने बोला इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 30 लाख भी हो सकता है जिनको रोजगार दे। क्या? तो जीसीसी को हम लोग जरा डिटेल में समझेंगे कि जीसीसी क्या होता है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, न्यूज़ है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित की जाने वाली एक विशेष प्रकार की सुविधा या केंद्र होती है। मल्टीनेशनल कंपनी MNC इनके द्वारा जो अपने अपने केंद्र स्थापित किए जाते हैं भारत में, उसकी बात कर रहे हैं ये। इनके द्वारा मान लीजिए कोई एक कंपनी एक से ज़्यादा देशों में काम करती है। भारत की भी बहुत सारी कंपनी है, TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियाँ, SBI भी है जो MNC में आती है, लेकिन वो सरकारी है। तो MNC बहुत सारी दुनिया भर की जो अपना अपना सेंटर भारत में स्थापित करेंगे, उससे भारत में लगभग में 30 लाख जॉब क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। जिसके द्वारा भारत में कई सारे जॉब क्रिएशन हो भी रहे हैं, वर्तमान में भी ये बढ़ करके 30 लाख हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। जीसीसी एक ऑफशोर केंद्र होता है जो कंपनियों को अपनी गैर कोर गतिविधि जैसे कि IT सेवा, सॉफ्टवेयर विकास, वित्तीय विश्लेषण, डेटा प्रबंधन को केंद्रीकृत करने में मदद करता है। यह केंद्र मूल कंपनी के लिए रणनीतिक सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें उत्पाद डिजाइन, R&D, ग्राहक सहायता, विश्लेषणात्मक सेवाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी कंपनी या यूरोप की कंपनी भारत स्थित जीसीसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर अपडेट या नई तकनीकों का विकास कर सकती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि उस कंपनी का एक सेंटर है भारत में जहां से जॉब क्रिएशन हो रहा है, उसको जीसीसी कह दिया जाता है। समझ गए होंगे जीसीसी क्या है, दिमाग में छप गया होगा कि क्या है भाई, कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट है, उसका 2-4 गो ऑफिस भारत में भी खुल जाए। अब सारा माइक्रोसॉफ्ट का काम यहीं से तो नहीं होगा, है ना, कोई हेडक्वार्टर तो नहीं, हेडक्वार्टर तो उसका सिलिकॉन वैली में ही है ना, लेकिन उसके कुछ यहाँ पर काम जरूर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये ही यहाँ पर कहा जा रहा है। भारत जीसीसी के लिए प्रमुख गंतव्य बन गया। भारत, इन्होंने बोला है कि भारत जीसीसी के लिए प्रमुख गंतव्य बन गया है, क्योंकि चीन और USA के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। दुनिया के अलग अलग जो देश हैं, जैसे यूरोप है तो वहाँ पर बहुत सारे मानक हैं, वहाँ पर जो मजदूरी है वो भी ज़्यादा है। भारत में सस्ते पढ़े लिखे मजदूर मिल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार कह रही है, सस्ती मजदूरी मिल जाती है उनको, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा की प्रवीणता, बिल्कुल सबको अंग्रेजी ही सीखना है, अंग्रेजी भाषा अच्छी बोलने वाले, सस्ती मजदूरी, तीनों ही उपलब्ध है। यानी कि टेक्निकल लोग जो हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, बहुत सारे संख्या में हैं, बीटेक कर करके बैठे हुए हैं, उन सभी की जॉब लग जाती है। क्यों भाई? टेक्निकल जानकारी होती है और अंग्रेजी भाषा बोलना आता है और आपको जॉब लगने की संभावना होती है। ऐसा भी नहीं कि सबका लग जाता है गुरु। IIT वाले भी अब जॉब नहीं मिल पाता उनको। वर्तमान में भारत में 50% फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने अपने जीसीसी केंद्र स्थापित किए हुए। बड़ी जो कंपनियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनके केंद्रों में 2.16 मिलियन पेशेवरों का रोजगार मिला हुआ है और जिस गति से बढ़ रहा है यह 30 लाख तक का आंकड़ा पहुंच सकता है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। इनका आर्थिक योगदान भी बहुत वर्तमान में $68 बिलियन हमारे GDP का 1.5% से ज़्यादा जो है वो जीसीसी हमें उत्पादित करके देते हैं। मतलब इतना पैसा हमारे GDP में ऐड करते हैं। 2030 तक तो माना जा रहा है 150 से 200 बिलियन डॉलर ये हमारे GDP में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रा सोचिए कि कितना सारा ये देते हैं। लेकिन उसके तुलना में यहाँ पर चुनौती है गुरु। AI जैसी चीज़ों के आने से, ऑटोमेशन जैसी चीज़ों के आने से, ख़ासतौर से AI, अब ये जॉब क्रिएशन कम कर रहे हैं। अभी तक भले 11% से बढ़ रहा था ये, लेकिन अब AI आने के बाद 2025 के बाद इनकी रफ्तार कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी आप ग्लोबल कंपनियों को ले लेंगे, सभी की सभी मास लेवल पर छटनी कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने
11,000 एम्प्लॉय को हटाया है। कितने? 11,000। सोचिए जरा, किसी की माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगती है तो कितना खुश होते होंगे। और कोई सीनियर लेवल के लोग हटाते, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उनको हटाते हैं जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, जो कम एक्सपीरियंस वाले हैं, जिन्होंने कम दिन से काम किया है। सीनियर तक भी जाते हैं। ऐसे पोस्ट के लोगों को हटाते हैं जैसे मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को हटाया दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जॉब क्रिएशन ही करेंगे। एआई के कारण से इसमें बहुत बड़ा चेंज देखा जाएगा और जॉब क्रिएशन कम हो सकता है। ये चुनौती भी आपको मैंने समझा दिया है, हालांकि बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारे वित्त मंत्री महोदय का कहना है। तो आपको सारा कुछ समझा दिया है मैंने आपको। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री डिफेंस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर थर्मल प्लांट्स टू मीट SO2 इमिशन नॉर्म्स। इसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों का बचाव किया है जो SO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए उसके द्वारा जारी किए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें कहा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए हम कुछ मानकों को तय कर रहे हैं, जिसके हिसाब से जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो किस जगह पर स्थित हैं, इस हिसाब से उनको ये मानक अपनाने पड़ेंगे। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा उत्सर्जन, सबसे बड़ा उत्सर्जन का स्रोत क्या होता है? तो यही होते हैं क्या? तो ये जो पावर प्लांट होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट, कोयला या इस प्रकार के जीवाश्म ईंधन पर आधारित जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ये बहुत ही बड़े स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होती है, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसको रोकने के लिए नए प्रकार के दिशा निर्देश पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने बचाव किया इसका कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे SO2 के उत्सर्जन को हम लोग कम कर पाएंगे। आपके दिमाग में जा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? SO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों को, गाइडलाइंस को चेंज किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। मंत्रालय ने दावा किया कि इस ढांचे से कोयला और लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्रों में बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग, पुराने उपकरण को नया रूप देने की आवश्यकता नहीं होगी और पुराने उपकरण को ज़्यादा बदलना भी नहीं पड़ेगा और SO2 उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। SO2 उत्सर्जन का क्या प्रभाव होता है? तो वायु प्रदूषण बहुत बड़ा हिस्सा देता है। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। SO2 का योगदान देश के समग्र वायु प्रदूषण में अपेक्षाकृत छोटा है, 2.5% PM का हिस्सा है, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव गंभीर चिंताजनक होते हैं। सल्फेट एरोसोल जो SO2 बनते हैं, वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसी कारण से इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने 537 थर्मल पावर प्लांट में से कई को इस ढांचे से छूट दी है। खासकर उन संयंत्रों को जो पहले से ही तकनीकी रूप से अपग्रेड नहीं किए गए हैं, उनको छूट भी दिया गया है। संयंत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जितने पावर प्लांट्स हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी A प्लांट्स, कैटेगरी B प्लांट्स एंड कैटेगरी C प्लांट्स। कैटेगरी A प्लांट्स दिल्ली NCR या अन्य 10 किलोमीटर त्रिज्या में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र में स्थित हैं, जिन्हें 2027 तक मानक का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण से ग्रसित हैं, जैसे कि दिल्ली NCR, यहाँ पर साल के लगभग में 8 से 8.5 9 महीने भारी प्रदूषण रहता है, सांस लेना मुश्किल रहता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसे में 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका पावर प्लांट है दिल्ली NCR या उसके अगल बगल में, तो आपको ये गंभीर मानकों का पालन 2027 से पहले करना होगा। 2027 तक तो करना ही होगा। कैटेगरी B 10 किलोमीटर त्रिज्या महत्वपूर्ण प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित हैं संयंत्र, जिन्हें 2030 तक अनुपालन करना पड़ेगा। कैटेगरी C प्लांट से संयंत्र जिन्हें SO2 मानकों से पूरी तरह छूट दी गई है, बशर्ते वे चिमनी ऊंचाई का मानदंड करते हों। चिमनी की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। बिहार में अगर आपने ईंट का भट्ठा देखा होगा तो उसकी चिमनी की ऊंचाई कम रहती है, कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है। इसके कारण से ईंट का भट्ठा बहुत भारी स्तर पर प्रदूषण फैलाता है। जबकि पावर प्लांट या जो तेल रिफाइनरी होते हैं, इसमें चिमनी की ऊंचाई बहुत ऊंचा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर अगर प्रदूषित हवा छोड़ी जाएगी तो फैल जाएगा, वो नुकसान कम पहुंचाएगा उस एरिया को। ठीक है। जिन संयंत्रों को छूट दी गई उन्हें 2030 तक SO2 मानक पूरा करने के से पहले एक हलफनामा जमा करना होगा, जिसमें छूट के लिए मुआवजे राशि का उल्लेख भी किया जा सकेगा। वैज्ञानिक आधार और अध्ययन किया गया है। यह ढांचा विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जैसे संस्थानों की भूमिका रही है। ये सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके, ये सारे के सारे एक्सपर्ट लोगों ने मिल करके ये दिशा निर्देश तय किया है। अध्ययन से पता चलता है कि SO2 के संपर्क स्तर से स्वास्थ्य पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है, जिसके आधार पर कुछ संयंत्रों को छूट भी दी गई है। FGD तकनीक और लागत। FGD तकनीक इसको कहा जाता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक इसको कहा जाता है। डीसल्फराइजेशन का क्या तात्पर्य होगा? सल्फर को रिमूव करना, कम करना, उसी को कहा जाता है डीसल्फराइजेशन तकनीक। ओके। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कोयला आधारित संयंत्रों में FGD उपकरणों की स्थापना की लगभग में 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। जितने देश में थर्मल पावर प्लांट है उन सभी में अगर हम लोग FGD तकनीक को इम्प्लीमेंट करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की लगभग में लागत आएगी। लेकिन सभी को हम एक साथ ही लागू नहीं करने जा रहे हैं। बहुत सारे संयंत्रों ने अपने अपने यहाँ पर लागू भी किए हुए हैं। इसीलिए जो पहले प्रदूषित क्षेत्र में है, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र में है, सबसे पहले उनको ठीक किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। समय सीमा अनुपालन। ये संयंत्रों के 31 दिसंबर 2030 तक SO2 मानकों का पालन करना होगा। कैटेगरी बी के लिए 2030 तक की सीमा बढ़ा दी गई है। एक के लिए 2023 था, उसको बढ़ा करके अब 2027 तक कर दिया गया। पहले था 2023, उसको बढ़ा करके 2027 किया गया है। ये जरूर ही याद रखिए। और 2030 के बाद अभी अगर कुछ कंपनियां इसको जारी रखेंगी तो उनको प्रति यूनिट 0.40 रुपये के हर्जाना या मुआवजा राशि जमा करना पड़ेगा सरकार के पास में। तो ये भी याद रखिएगा, इसको मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट है कि वेटरन एक्टर सरोजा देवी जी थी, ये इनका निधन हो गया। देखिए यही है सरोजा देवी जी, शायद किसी मूवी में आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री से लेकर के जितने बड़े बड़े अपने देश में पद पर बैठे हुए सभी ने इसके लिए शोक प्रकट किया है। इनका नाम याद रखिए, कहाँ पर मरी हैं, कहाँ पर क्या चीज़ है, उसके बारे में ज़रा पढ़ लेंगे। सरोजा देवी 80 साल 87, ठीक है भाई, अच्छी उम्र थी। 13 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में हुआ, जहाँ वो लंबे समय से बीमार थी, ठीक है। इनका जन्म 1938 में हुआ था। वे कर्नाटक के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। 17 वर्ष की आयु में अपने करियर की शुरुआत की। अपनी पहली फिल्म कडवे कुदुम्ब 1952 में अभिनय किया था। सोचिए 52 में जिन्होंने अभिनय किया तो कितना पुरानी हीरोइन होंगी वो। उनकी प्रारंभिक सफलता उन्हें तमिल, कन्नड़, तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री बना दिया। इनके लिए कहा था बियॉन्ड द लैंग्वेज, यानी कि सभी भाषा के फिल्मों में इन्होंने काम किया। अपने कैरियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। इमेजिन कीजिए ज़रा, 200 से अधिक फिल्में, जिसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा की फिल्में शामिल हैं। सह कलाकारों में MG रामाचंद्रन का नाम सुना होगा आपने। जितेंद्र भी शामिल हैं, कई सारे हिट फिल्में दी हैं। कुछ फिल्मों के नाम हैं नदोदमन चिरंजीवी, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, ये बायोपिक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। बायोपिक है, सबसे फेमस बायोपिक यही है कित्तूर रानी चेन्नम्मा, ये इनका बायोपिक है। इन्होंने बायोपिक में पार्टिसिपेट किया है। बहुत फेमस बायोपिक माना जाता है, जिसमें बहुभाषीय स्टार के रूप में इनकी प्रतिभा पूरे देश में प्रचलित है। उनकी फिल्म कित्तूर रानी चेन्नम्मा में रानी चेन्नम्मा की भूमिका के उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई और पद्मश्री से उनको 1969 में इसके कारण से सम्मानित किया गया था। चेन्नम्मा के रोल के लिए, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के रोल के लिए, बायोपिक के लिए उनको पद्मश्री 1969 में भी सम्मानित किया गया था। इतना शानदार उन्होंने काम किया था। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सरोजा देवी जी का कहाँ पर निधन हुआ है, आपसे सवाल क्या पूछेगा। हाल ही में प्रचलित व्यक्ति सरोजा देवी का निधन हो गया। वो क्या थी? फेमस म्यूजिशियन थी, प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, पेंटर थी। इस प्रकार के सवाल पूछ ले जाते हैं। बहुत कठिन पूछेगा, जो कि पूछे जाने की संभावना नहीं है, तो और भी डिटेल में जा सकता है। हरियाणा, गोवा और लद्दाख के 3 नए गवर्नर बनाए गए हैं। क्या क्या नाम है इनका? तो अशोक गजपति राजू, फ्रॉम लेफ्ट ये हैं अशोक गजपति राजू, ठीक है। गोवा के ये गवर्नर बने हैं। बंगाल बीजेपी असीम कुमार घोष हरियाणा के बने हैं, ये बंगाली हैं। और जेके के कौन बने हैं? तो CM कविंदर गुप्ता जो हैं ये लद्दाख के बने हैं। लद्दाख के कविंदर गुप्ता बने हैं, ये याद रखिएगा। ये कहाँ के बने हैं? तो लद्दाख के। तीनों के बारे में याद रखिएगा। क्या है? अशोक गजपति राजू ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं गोवा के। और असीम कुमार घोष हरियाणा के, और कविंदर गुप्ता जो हैं ये बने हैं लद्दाख के। ओके, तो तीनों को बनाया गया है। तीनों के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेंगे, फिर हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
केंद्र सरकार ने सोमवार को ये जारी किया है कि अशोक गजपति राजू टीडीपी नेता को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। असीम कुमार घोष पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता का हरियाणा का नया राज्यपाल और कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। लद्दाख का तो उपराज्यपाल होगा। अच्छा, अभी बताइएगा मुझे, स्टेट के राज्यपाल होते हैं और यूटी के उपराज्यपाल क्यों होते हैं? क्यों इनके नाम उप लगा हुआ है? कुछ नहीं आज तक पढ़ लिया, रट लिया, मास्टर साहब ने भी नहीं बताया। उप पढ़ लिया, उपराज्यपाल क्या होता है इसका मतलब? दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों होता है? एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा गया, नहीं पता था। नहीं पता होता लोगों को, क्यों ध्यान देंगे इतना? रटने पर ध्यान दे तो उपराज्यपाल नाम रट लिया, हो तो गया। उपराज्यपाल का मतलब है कि ये यहाँ के वास्तविक शासक नहीं हैं। यहाँ के वास्तविक शासक हैं राष्ट्रपति। इसीलिए यूटी में गवर्नर नहीं होता है, उप गवर्नर होता है। जैसे दिल्ली, जैसे कि पांडिचेरी, जैसे कि लद्दाख, वहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल, क्योंकि वहाँ पर मुख्य शक्ति किसके हाथों में है? राष्ट्रपति जी के हाथों में है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपराज्यपाल काम करते हैं, ये याद रहेगा। इसीलिए इनको उपराज्यपाल का नाम दिया जाता है, राज्यपाल नहीं कहा जाता है। जबकि राज्यपाल जो हैं ये स्टेट में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इसीलिए इनको राज्यपाल कहा जाता है। ये नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं में से किया गया है। जैसे अशोक गजपति राजू ये टीडीपी के नेता हैं, असीम कुमार घोष ये पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, और अगला कौन थे? कविंद्र गुप्ता, ये पूर्व जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे डॉक्टर बी डी मिश्रा रिटायर्ड का स्थान लेंगे, जो पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे। अब जरा हम लोग समझेंगे नियुक्ति। आर्टिकल 155 के तहत में संविधान का अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा किया जाता है, और ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री की व्यवस्था मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 के तहत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। राज्यपाल की योग्यता, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए, मतलब कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो उसको बनाया जा सकता है। वो किसी लाभ के पद पर भी ना हो, ऐसा ना कि प्रोफेसर हो, टीचर हो, तो उस पद से उनको हटना पड़ता है, तब जाके वो बनते हैं। एक राज्यपाल एक या अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। भाई एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है। जैसे आनंदीबेन पटेल जी ने कुछ दिनों तक एमपी और यूपी दोनों के राज्यपाल के रूप में काम किया। पदावधि और त्यागपत्र 156 के राज्यपाल की पदावधि निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित एक हस्ताक्षर के माध्यम से भी अपना पद छोड़ सकते हैं। सामान्य रूप से पदावधि 5 वर्ष के लिए भी होती है, लेकिन जब तक मर्जी तब तक के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। पद के दौरान राज्यपाल की आर्थिक सुविधाएं, वेतन भत्ते कम नहीं की जा सकती है। जब पद पर हैं तो उस दौरान उनकी वेतन भत्ते कम नहीं की जा सकती है। नियुक्ति प्रक्रिया और विवाद, बहुत सारे विवाद भी होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर नहीं होती है, बल्कि मंत्रिपरिषद सलाह देता है उस पर आधारित होती है। सरकारिया आयोग 1983 ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय संवैधानिक संतुलन बना रह सके, लेकिन ऐसा कोई परामर्श लागू नहीं किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन जितने टॉपिक थे सारे समझा दिए हैं। आई होप आपको पता होगा कि क्या क्या पढ़ा है हमने, समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।